बीपीएससी हैज रिलीज्ड 70th बीपीएससी नोटिफिकेशन, है ना। 1957 सीट्स आर देयर, है ना, कि रिक्त पद प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये सारे पोस्ट के नाम है, सर्विसेज के नाम है यहाँ पर, है ना। इसमें लेवल 9 है, लेवल 7 के पोस्ट हैं और लेवल 6 का एक पोस्ट है, ठीक है। सो टोटल पोस्ट इज दिस। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है, 28 तारीख, है ना। सो 28 तारीख से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट है, ठीक है। और लास्ट डेट क्या है, 18 अक्टूबर, ठीक है, 18 अक्टूबर। सो वी हैव ऑलमोस्ट 20 डेज, है ना, 20 डेज आर देयर। अब फॉर्म भरते समय कई बार बहुत दिक्कतें आएंगी, है ना। इसके लिए हमको क्या करना है, मोस्ट प्रोबेबली हमको ट्राई करना है कि हम रात के समय में फॉर्म भर लें, है ना। सारा डॉक्यूमेंट अपना प्रिपेयर करके रखना है, एंड देन विल ट्राई टू फिल इन द नाइट, क्योंकि उस समय सर्वर क्रैश नहीं करेगा, है ना। अब वैसे सर्वर बिजी रहेगा, कभी आपका फोटो अपलोड होगा, कभी आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा, कभी कोई इशू आएगा। इससे बेटर है कि एक दिन थोड़ा सा रात में जग के, ना, 11-12 बजे या 1-2 बजे के आसपास विल ट्राई टू फिल द फॉर्म, ठीक है। सो दिस इज द दीज आर द डेट्स, है ना। ये इंपॉर्टेंट नोट करने लायक है। अभ्यर्थी भली भांति अध्ययन कर लेना, जो भी आवेदन भरने के लिए जो भी विज्ञापन में चीजें दी गई है ना, आयोग ने बोला है कि आप एक बार खुद से रीड कर ले। तो अपना नोटिफिकेशन सबको वापस से एक बार खुद से पढ़ना है ना, अपने कैटेगरी के हिसाब से क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ना, क्या क्या प्रोसेस है ना। हर चीज को एक बार खुद से पढ़ लेंगे, है ना। मैंने हाईलाइट कर दिया जो भी मेजर चीजें हैं, आई शो यू, है ना। जो प्रमाण प्रमाण पत्र है ना, कि ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि उनके पास वांछित प्रमाण पत्र कागजात उपलब्ध हैं, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स आर रेडी विद यू। सो ये रहा डिटेल्ड नोटिफिकेशन। इसमें अगेन, है ना, जो सारणी 1 और सारणी 2 दी गई है, इसमें जो कॉमन पोस्ट है, जो जनरल पोस्ट है, वो सारी यहाँ पर लिस्टेड है ना। कितनी सीट्स हैं, जनरल, ठीक है, अनारक्षित, मतलब ये कैटेगरी वाइज है, ठीक है, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन। तो ये जो भी नीचे पोस्ट दी हुई है सारे वुमेन की पोस्ट है ना, ये सारी ऊपर इस कैटेगरीज के हिसाब से, है ना, ये, ठीक है। सो हम लोग इस पोस्ट को अपना आराम से देख लेंगे, फॉर्म भरते समय प्रायोरिटी प्रेफरेंस देना होगा। सो इसको आराम से देख लेंगे। प्रायोरिटी प्रेफरेंस में भी अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू स्टेज में इन चीज़ों को वापस से भरवाया जाता है, तो अभी ये फाइनल नहीं है ना। ऐसा कि नहीं है कि आपने एक दो ऊपर नीचे कर दिया पोस्ट तो उसके लिए घबराने की बात है। ये जब इंटरव्यू आप दोगे तो आपसे ये वापस से भरवाया जाएगा। सो इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये खुद से पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर क्या बात की गई है, सीट्स में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है ना, अंटिल द फाइनल रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड ऑफ प्रीलिम्स। आपका जो अध्याचना और एक्स्ट्रा आएगी, है ना, उसके बेसिस पे सीट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको एक बार रीड कर लेना। शिफ्ट्स, इसमें क्या बोला गया है कि आवेदनों की संख्या ज्यादा होने पर क्या होगा कि एक से अधिक पाली में ये एग्जाम को कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है ना। तो ये पहली बार अगर स्टेप लिया जाएगा, है ना, ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग कि कम से कम मतलब बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे ना, एग्जैक्टली मतलब लाइक 2000 सीट है तो आप मान के चलो कि 8-9 लाख फॉर्म तो आराम से भरे जाएंगे। और 20 दिन का समय है ना, 20 दिन में 8-9 लाख फॉर्म भराना, उसके बाद उनका सेंटर अलॉकेट करना। इसीलिए बीपीएससी ने अभी तक ऐसा कंफर्म डेट नहीं दिया है ना। दे हैव सेड 17 अक्टूबर, सॉरी 17 नवंबर इज द टेंटेटिव डेट। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी चेयरमैन ने, है ना, इन दैट ऑल्सो ही हैज सेड दैट इट इज अ टेंटेटिव डेट ना, 17 नवंबर। सो हम टेंटेटिव डेट को ही मान के चलेंगे अपने प्रिपरेशन में। एंड देन एक्सटेंड होता है तो अच्छी बात है, हमको और एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। उसकी बात मैं अभी करूंगा, ठीक। तो ये शिफ्ट्स की बात हो गई, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो भी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं ना विद विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम, है ना, जो प्रोसेस से रिलेटेड है, जैसे आरक्षण वाला मुद्दा था ना, इन सब चीज़ों पे जो एसएलपी और ये जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उसके अंतर्गत ये रिजल्ट प्रभावित हो सकता है फाइनली, है ना। वेदर इट्स रिलेटेड टू सम कास्ट और वेदर इट्स रिलेटेड टू सम रिजर्वेशन, या किसी को इतनी सारी एसएलपीज दी है ना, इससे हमको मतलब नहीं है। जस्ट फॉर टेलिंग आई एम सेइंग दिस। फिर बात आती है शैक्षणिक योग्यता की बात, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता में क्या करना है, 70th संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, मतलब जो अपना जनरल सीट्स हैं या जो जनरल पोस्ट हैं उनके लिए क्या है, स्नातक और समतुल्य अथवा समतुल्य, मतलब आइदर यू आर ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट, है ना। ग्रेजुएशन का इक्विवेलेंट अगर आप उत्तीर्ण कर चुके हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना, अनिवार्य है, ठीक। फिर सीडीपीओ की पोस्ट है ना, एक सीडीपीओ की बस स्पेशल पोस्ट है। लास्ट ईयर एफएओ की भी एक पोस्ट थी फाइनेंस से रिलेटेड, बट इस बार वो नहीं है। तो इस बार सिर्फ सीडीपीओ की पोस्ट है। तो इसमें क्या बोल रहा है, स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय के रूप में गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, मतलब होम साइंस, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी,
और ये समाजशास्त्र मतलब सोशियोलॉजी, और श्रम एवं समाज कल्याण मतलब LSW, लेबर एंड सोशल वर्क। इन 4 ऑप्शनल में से एक ऑप्शनल को आपको चूज करना होगा फॉर दिस पोस्ट। इस पोस्ट के लिए जो भी ऑप्शनल चूज करना है उसकी लिस्ट अलग से दी गई है ना, तो इस पोस्ट के लिए सेपरेट ऑप्शनल्स है। देन स्पेशल पोस्ट के लिए यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय पूर्ण सूचना देना अनिवार्य है ना, जो भी आपका जो ये स्नातक और समतुल्य उत्तीर्णता से संबंधित है ना, जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सूचना है, आप जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाओगे या जो पासिंग सर्टिफिकेट लगाओगे ना, दैट इज मैंडेटरी है ना, जो आप सूचना दोगे यहाँ पर, सर्टिफिकेट नंबर या आपका कहाँ से क्या डिटेल है ना, कॉलेज का नाम, ये वो ना, वो सारी चीजें आप जब ऑनलाइन फॉर्म 28 से शुरू होगा तो उसमें आपको देना अनिवार्य है, ठीक है। वेदर इट्स प्रोविजनल भी है तो भी आप वहां पर मेंशन कर दोगे ना, प्रोविजनल का ऑप्शन है। विशेष शैक्षिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद है ना, जैसे ये CDPO के बारे में बोल रहा है, ठीक है, स्पेशल पोस्ट के लिए पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त पद के लिए उनकी दावेदारी मान्य नहीं होगी। दैट मीन्स जब आप फॉर्म भरोगे वहां पर ऑप्शन होगा कि आप सिर्फ ये अपना 70th CCE के लिए अप्लाई कर रहे हो कि CDPO के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, वहां पर एक ऑप्शन होगा, आपको वहां पर क्लिक करना है ना, दोनों में क्लिक करना है। अदरवाइज अगर आपने CDPO में क्लिक नहीं किया तो आप इसका एग्जाम नहीं दे पाओगे ना, दैट्स इट, दावेदारी मान्य नहीं होगी। देन कम्स रिजर्वेशन। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, रिजर्वेशन के बारे में पूरा डिटेल है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है ना, प्लस क्राइटेरिया क्या है, किससे आपको डॉक्यूमेंट लेना है ना, किस अधिकारी से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, उसका डेट क्या होना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ डिटेल में लिखी गई है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर बेसिकली कुछ चीज समझ समझ लेते हैं। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। तो आरक्षण जो भी है ना, वेदर इट्स रिलेटेड टू SC ST EBC एनी EWS जो भी है, वो राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होगा, और जो भी सरकार ने अथॉरिटी डिक्लेयर की है कि हाँ ये इस अथॉरिटी से आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, सिर्फ वही प्रमाण पत्र दे होगा, है ना, ठीक है, दिस इज क्लियर। आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वेरी गुड, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप अनरिजर्व में फॉर्म भर रहे हो तो आप आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हो, ठीक है। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ है ना, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है ना, तो जाति का रिजर्वेशन अगर आप ले रहे हो तो यू मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ बिहार, ठीक है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी है ना, जो के बाहर के निवासी हैं, जो आउटसाइड कैंडिडेट्स हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दे हैव टू बी कंसिडर्ड, दे आर टू बी कंसिडर्ड इन द जनरल कैटेगरी, ठीक है। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, जो आप एप्लीकेशन में अपना परमानेंट एड्रेस दोगे ना, स्थायी पता दोगे, आरक्षण में उसी को काउंट किया जाएगा ना, दैट विल बी कोराबोरेटेड है ना, जो वो आपका मैच किया जाएगा ना विद दैट पर्टिकुलर एड्रेस फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन। उक्त आरक्षण के उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। जो ऊपर ये वाला रिजर्वेशन लेंगे उनके लिए स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र है ना, परमानेंट रेसिडेंस का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, ठीक है, दैट्स इट। तो ये एक बार खुद से पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है ना, फॉर SC ST, यहाँ पर ये कॉलम दिया हुआ है, इस कैटेगरी के निम्नलिखित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, मूल निवास, डोमिसाइल है ना, जो भी इनको 3 नाम से कहा जाता है, तो इनमें से एक आपके पास होना चाहिए। फिर OBC के लिए इसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, मैरिड फीमेल के लिए दिया हुआ है ना, ठीक है, इसके लिए भी पढ़ लेंगे। मैरिड फीमेल में देखो एक चीज क्या इंपॉर्टेंट है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता पर निर्गत होना चाहिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट ना, जो मैरिड वुमेन है जो रिजर्वेशन क्लेम कर रही है ना, फॉर देम उनके पिता का नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, उनका जो भी ये सर्टिफिकेट होगा ये जाति वाला, ना कि उनके पति के नाम से, ठीक है। अगर वो शादीशुदा है तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा है ना, या OBC या EBC का सर्टिफिकेट होगा, दैट शुड बी इन रिलेशन टू हर फादर एंड हिज एड्रेस है ना, जो आपका आपके पिताजी का एड्रेस था। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। अगर आपने यहाँ क्लेम कर दिया है ना, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस इट इन फ्रंट ऑफ द कमीशन, ठीक है, सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड। सो मैरिड फीमेल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली EWS के लिए, ठीक है, सेम चीज यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर एक प्रपत्र दिया हुआ है, उसको फॉर्म लाइक उसको भरना है, उसके हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी क्लेम आप कर रहे हो ना आरक्षण के लिए,
उस क्लेम को आप कंफर्म खुद से करोगे ना, आरोप उसमें किसी भी त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा ना। तो एक बार इसको भी रीड कर लेंगे, अपना जो भी क्लेम कर रहे हैं सर्टिफिकेट से रिलेटेड, दैट शुड बी वेरीफाइड। सिमिलरली यहाँ पर पीपल विद डिसेबिलिटी उनके लिए दिया हुआ है ना। फॉर फ्रीडम फाइटर्स, सिमिलरली इस पैराग्राफ में फ्रीडम फाइटर्स के लिए दिया हुआ है, इस पैराग्राफ में ईडब्ल्यूएस के लिए दिया हुआ है थोड़ा सा, है ना। जस्ट रीड दैट हाईलाइटेड पार्ट। फिर ईडब्ल्यूएस मैरिड वुमेन के लिए क्या यहाँ पर है ना, विवाहित महिलाओं के पक्ष में आय एवं, ऊपर हमने कास्ट का देखा था मैरिड वुमेन के लिए, यहाँ पर आय एवं परिसंपत्ति है ना। दिस इज मतलब फॉर ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली महिलाओं के लिए, फॉर मैरिड वुमेन है ना। अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं, उनके पति का स्थायी निवास से निर्गत हो, है ना, जो आपका ये आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र है, दिस शुड बी फ्रॉम योर हस्बैंड साइड। परंतु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ पर कि अगर आप मैरिड हैं, तो आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रही है ना, अगर कास्ट कास्ट रिजर्वेशन क्लेम कर रही हैं, तो आप, या आप क्लेम कर रही हैं कि आप बिहार की, लाइक यू आर अ रेसिडेंट ऑफ बिहार, है ना, और आप रह रही हैं दिल्ली में या चेन्नई में कहीं भी शादी के बाद, तो अगर आप क्लेम कर रही हैं कि आप बिहार की मूल निवासी हैं, तो वो आपके पिताजी के एड्रेस और नाम से होगा, है ना। और जो आपका ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है, वो आपके पति के जहाँ जहाँ भी आप रह रहे हो ना, उस एड्रेस के हिसाब से वहां से निर्गत होगा वो ईडब्ल्यूएस वाला प्रमाण पत्र। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। आय एवं परिसंपत्ति संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। तो मतलब जिस भी डेट में आपको वो सर्टिफिकेट मिला है ना, जो भी सर्टिफिकेट में डेट लिखा हुआ है, उससे 1 साल तक वो मान्य होगा। सो बी वेरी श्योर विद द डेट, कि ना, कि 1 साल पुराना 2022 का सर्टिफिकेट ना लगाया जाए, है ना, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, है ना। तो यू हैव टू यूज दैट सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर बेसिकली नॉर्मल सी बात की है ना, सभी प्रमाण पत्र इत्यादि को अपलोड करते हुए निर्गत संख्या एवं तिथि डाउनलोड तिथि ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है ना। तो ये डिटेल्स है ना बेसिकली, कि आप जब फॉर्म भरोगे तो उसमें सारे आप डिटेल्स भरोगे। तो एक बार जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको रीड कर लेंगे, कि ना ये जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनका कैसे अपलोड करना है। डेट ऑफ सर्टिफिकेट है ना, सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है ना, जो अपना क्या डेट है, 18 अक्टूबर है। तो सारा जो भी सर्टिफिकेट है वो 18 अक्टूबर के पहले का होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि 1 साल तक मान्य है ना ये जो ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपने फॉर्म में भर दिया और 19 तारीख का, आप 19 अक्टूबर का वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा रहे हो, तो वो मान्य नहीं होगा। फॉर्म भरने के अंतिम तिथि के पहले का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, सो 18 इज द डेडलाइन, 18 अक्टूबर इज द डेडलाइन फॉर सर्टिफिकेट। उम्र सीमा, अब ये सब बताने वाली बात नहीं है ना, मैंने हाईलाइट कर दिया है। जो आपकी एज लिमिट कैलकुलेट होगी वो मेट्रिकुलेशन मतलब 10th के जो आपकी मार्कशीट है उसके हिसाब से कैलकुलेट होगी। बाकी ये दिनांक 1/8/2024, दिस इज द कट ऑफ डेट फॉर डिसाइडिंग द एज, है ना। बाकी अपना यहाँ पर आप लोग चेक कर लोगे। तो बेसिकली ये एज से रिलेटेड चीजें यहाँ दी गई हैं। शारीरिक क्षमता, अब यहाँ पर 2-3 पोस्ट हैं। बिहार पुलिस सेवा जिला समादेष्टा काराधीक्षक पद के उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा संबंधी विनियमावली परिशिष्ट क में प्रकाशित है। तो इसके लिए स्पेशल क्राइटेरिया है, थोड़ा हाइट का है, थोड़ा ना चेस्ट का है। सो वो सारी चीजें लास्ट में दी गई हैं, है ना, इस नोटिफिकेशन के, वो चेक कर लेंगे ना। ये ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरी हाइट है ना 4'9" है, तो मैं डीएसपी भर रहा हूँ पहला पोस्ट, है ना, या मेरे को पता ही नहीं है। सो बी वेरी श्योर अबाउट योर हाइट, वेट एंड ऑल दोस थिंग्स एंड देन फिल द फॉर्म। शुल्क नॉर्मल सी बात है ना, ये आप खुद से देख लोगे। एग्जाम स्टेजेस है ना, प्री मेंस है ना, इसमें बेसिकली प्रोसेस दिया हुआ है ना, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों, ये जो अपना सिलेबस होता है टाइप का, थोड़ा सा नॉट सिलेबस, प्रोसेस। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है ना, साक्षात्कार के समय अधिमानता कोड एवं सेवा पद का नाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से करेंगे। तो प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस है ना, इंटरव्यू के समय वापस से भराई जाएगी। अभी अगर गलती हो भी जाए या अभी अगर समझ नहीं है, तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि 10 जगह डिस्कस कर रहे हैं, 10 वीडियो देख रहे हैं, 10 घंटा उसमें खत्म कर दिया, है ना। जो भी समझ में आ रहा है उसको कर लेना है अभी, डन, फाइनल, और फॉर्म भर देना है ना। पोस्ट प्रेफरेंस ये सब चीज इंटरव्यू के समय में वापस से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। बाकी ये मेडिकल वेरिफिकेशन, इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद आपका क्या होता है, मेडिकल वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन डेट ये मैंने पहले ही बता दी, 28 से शुरू होगा, 18 तक चलेगा। ठीक है,
अब यहाँ बेसिकली प्रोसेस दिया हुआ है ना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे रखना है, क्या नहीं देना है, विस्तृत निर्देश आवेदन के, ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन में आपके पास ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अपना एक अपना सुरक्षित कर लें, मतलब दैट इज कीप अ वेरीफाइड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर जो आप एंड तक यूज करोगे ना, इंटरव्यू स्टेज तक यूज करोगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर विज्ञापन में अंकित बिंदुओं को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, है ना, ठीक है, खुद से एक बार रीड करें, है ना, वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध हो, मतलब ये जो भी आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीजें अपने पास इकट्ठा करके रख लें। एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज की स्कैन्ड कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट, है ना, 100 KB साइज में अभ्यर्थी के पास उपलब्ध हो, मतलब ये प्रोसेस दिया हुआ है ना। आप अपना जो अभी एप्लीकेशन 28 से स्टार्ट करोगे फॉर्म फिल करना, तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए ना, सारी चीजें बहुत सिंपल भाषा में यहाँ लिखी गई है ना। फिर यहाँ पर ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है ना, आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे, वहां से आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा ना, यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, ठीक है, उसको यूज करके हमारा डैशबोर्ड खुलता है, ठीक है, हमारा वेबसाइट हमारा डैशबोर्ड खुलेगा, वहां पर हम फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो उसके बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा ना। फॉर्म सबमिट होने के बाद हमारा क्या होगा, फॉर्म फाइनली हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये बेसिकली ये पूरा प्रोसेस बताया हुआ है ना। उसमें कोई भी इशू आ रहा है तो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फॉर्म भरने से रिलेटेड आई हैव हाईलाइटेड, है ना, इसको एक बार आराम से बैठ के 15 मिनट लगेगा पढ़ लेंगे, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और हम अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पर उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली, है ना, तो बेसिकली यहाँ पर ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो इसको भी एक बार जो जिसको रिक्वायर्ड है वो अपना उस हिसाब से पढ़ लेगा। सो ये तो हो गई नोटिफिकेशन वाली बात, है ना। अब नोटिफिकेशन के बाद बात क्या आती है कि मेनी ऑफ यू आर पैनिकिंग, है ना, कि अभी ये नोटिफिकेशन आ गया, कैसे होगा, क्या होगा, है ना। लेट्स टॉक अबाउट द माइंडसेट एंड स्ट्रेटेजी टू फॉलो इन द नेक्स्ट 50 डेज, है ना। अभी तक हमने सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है, जो भी चीज आपको पढ़नी थी, जो भी बेसिक आपको रिवाइज करना था, या ऑब्वियसली रिवाइज कर भी रहे होगे आप लोग, है ना। सो एक उसको अब एक 50 दिन के खांचे में या एक 50 दिन के प्लान में हम कैसे सेट करें अपने आप को, और बिल्कुल फोकस्ड वे में अपना नेक्स्ट 50 डेज स्पेंड करें विदाउट गेटिंग टू मच डिस्ट्रैक्टेड, विल सी दैट, है ना। उसमें दो चार चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी, है ना। सबसे पहला है कि फिक्स योर सोर्सेज, है ना। इस समय सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मार्केट विल बी ओवर फ्लडेड, आपको टेलीग्राम पे इतने पीडीएफ मिलेंगे, मतलब कि आप परेशान हो जाओगे ना कि क्या फॉलो करें, एक ही चीज के 10 चीजें, करंट अफेयर्स के लिए 10 चीजें, है ना, रोज कुछ ना कुछ पीडीएफ आएगा और सब क्लेम करेगा कि दिस इज द बेस्ट। तो डोंट फॉल इन दैट ट्रैप, जो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है, जो आपका अपना सोर्सेस फिक्स्ड है, उसको ही फॉलो करेंगे। अभी हम सोर्सेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अपना सोर्सेस फिक्स कर लेंगे तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे ना। और सोर्सेस फिक्स करने से भी पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई आर मिस्टेक्स। सो आपने जो भी मिस्टेक्स किए, लेट से आपने 69 का पेपर दिया था, ठीक है, उसमें आपने क्या क्या मिस्टेक्स की, किस वजह से आपका वो पेपर क्लियर नहीं हुआ, क्या वो आपका नॉलेज की वजह से क्लियर नहीं हुआ, क्या आप वहां पैनिक कर गए, क्या आप वो एलिमिनेट नहीं कर पाए वहां ऑप्शन, क्या आप ओवर अटेम्प्ट कर लिया आपने, है ना। आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, कोई कॉमन कॉमन स्ट्रेटेजी नहीं होती है कि पेपर टफ था, पेपर टफ था, ये था ना। सो डोंट गेट इनटू दैट भीड़ वाला माइंडसेट, क्राउड मेंटेलिटी, हर्ड मेंटेलिटी से बाहर आइए, है ना, उसके बिना ये एग्जाम नहीं निकलेगा आपका, ठीक है। तो क्राउड मेंटेलिटी में नहीं रहना है, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने 69th दिया है तो गो एंड अगेन सॉल्व दैट पेपर, करंट अफेयर्स मत सॉल्व करिए, है ना, अगेन ट्राई टू सॉल्व दैट स्टैटिक, जो भी आपने अभी तक रिवीजन कर लिया है, लेट से आपने पॉलिटी रिवाइज कर लिया है, ज्योग्राफी रिवाइज कर लिया है, हिस्ट्री रिवाइज कर लिया है, अब आप जाके देखिए वहां क्वेश्चन जो आपने गलत किए थे, क्या वो आज की डेट में सही कर पा रहे हो आप अपने नॉलेज को एनहांस करके, है ना। फिर से देखो कि क्या क्या गलतियां हुई, इन गलतियों को नोट डाउन करो, अपनी एक कॉपी ले लो, उसमें एक नोट डाउन कर लो कि मैंने ओवर अटेम्प्ट किया, है ना, ओवर अटेम्प्ट, है ना, एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना, इस वजह से मेरा इतना क्वेश्चन गलत हुआ, है ना, मैंने गलत रीड कर लिया उस वजह से इतने क्वेश्चंस गलत हुए, है ना, ये मैंने एलिमिनेट नहीं किया, मैं पैनिक कर गया, है ना, मेरा टाइम मैनेजमेंट खराब हो गया। जो आप सिर्फ पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा, सिर्फ मटेरियल का ओवरलोड करने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आपको छोटी छोटी चीजों पे काम करना पड़ेगा ना। इफ यू हैव फेल्ड प्रीवियसली, अगर आपने शुरू में लाइक अभी तक सिक्स मतलब 2-3 अटेम्प्ट दे दिए हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई सा भी स्टेट पीसीएस हो, आप उस पेपर को उठा के देखिए। अगर आपने यूपीएससी 2024 का पेपर दिया है ना, यूपीएससी 2024 का पेपर दिया है, तो हम इस पेपर को खोल के देखेंगे कि मेरा ये पेपर क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं क्लियर हुआ। इसमें भी सेम चीज लगाएंगे, मिस्टेक्स क्या थी मेरी, है ना, माइंडसेट क्या था मेरा, है ना, अप्रोच क्या था पेपर अटेम्प्ट करने का। इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है, पेपर वहां से आपको ज्यादा आसानी से निकलेगा रेदर देन रनिंग आफ्टर मल्टीपल सोर्सेज, है ना। अगर आपका
लेट्स से सोर्सेज में जैसे हम बात कर रहे थे ना, तो सोर्सेज में अगर बिहार करंट अफेयर्स है ना, बिहार करंट अफेयर्स के अगर आप 69 का पेपर देखोगे तो कितने क्वेश्चन थे, मुश्किल से 4 क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे। अगर आप 4 क्वेश्चन के लिए 500 पन्ने का पीडीएफ लेके 10-20 घंटे का वीडियो आप देख रहे हो यूट्यूब पे, है ना, 10 जगह से देख रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। रैदर आपको क्या करना चाहिए कि आप साइंस पढ़ लो एनसीईआरटी से, जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो सोर्स की प्रायोरिटी भी होनी चाहिए, अपना प्रायोरिटी बेसिस पे भी हमको चलना है ना, दैट इज वेरी पर्सनल थिंग, है ना। कोई जनरल ज्ञान आके अगर आपको मैं दे दूं कि ये पर्टिकुलर चीज आप पहले कर लो, ये पर्टिकुलर चीज आप बाद में कर लो, तो वो काम नहीं करेगा ना। यू व्हाट इज योर प्रिपरेशन टिल नाउ, वी हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो सोर्सेज अपने हिसाब से आप फिक्स कर लो, एक जगह नोट कर लो कि हाँ, हिस्ट्री के लिए मेरे को ये चीज करनी है XYZ, है ना, साइंस के लिए आई हैव टू फॉलो XYZ, है ना, दैट्स इट। उसके बाद हमको कोई शॉर्ट नोट्स, कोई वन लाइनर, कोई इन सब चीजों के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि पेपर वैसा बन ही नहीं रहा है कि आप वन लाइनर से सॉल्व कर ले जाओ। पेपर इज वेरी कंसेप्चुअल, वेरी कंसेप्चुअल। सो सोर्सेस फिक्स कर लिया, मिस्टेक्स अपने आइडेंटिफाई कर लिए ना, बहुत तरीके की मिस्टेक्स होती हैं प्रीलिम्स में। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि मैंने कम पढ़ा, ज्यादा पढ़ा, ये एक सब्जेक्ट छूट गया, या इकोनॉमी नहीं पढ़ा था। अरे इकोनॉमी में कितने क्वेश्चन आए थे आप देखो ना, उसमें से 4-5 10 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन तो आप निकाल ही लोगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे। अगर आप 5 क्वेश्चन के लिए आप मृणाल का 400 पेज का पीडीएफ लेके बैठ गए, या कोई किताब लेके बैठ गए हो, या आप उसके लिए परेशान हो रहे हो ना, तो वो जायज नहीं है। यू मस्ट वर्क ऑन दो सब्जेक्ट्स विच आर हाई रिटर्न, विच आर ऑफ हाई रिटर्न, जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। आप इनसे करो ना, इनसे तो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, आप वही गलत कर रहे हो। ठीक है, सो अपना प्रायोरिटी फिक्स करना बहुत जरूरी है ना। सो आइडेंटिफाइंग योर मिस्टेक्स, प्लान योर रिवीजन। अब हमारे पास 50 दिन का प्लान, ठीक है, एक 50 दिन का प्लान हमारे पास होना चाहिए। इसको भी हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेट से 1 वीक, है ना, 1 वीक 1 वीक 1 वीक, 5 वीक 6 वीक, है ना, इस तरीके से हम प्लान कर लेंगे कि इस हफ्ते मुझे ये सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं, इस हफ्ते मेरे को ये चीजें करनी है। ठीक है, इस तरीके से अपना एक रिवीजन प्लान कर लेंगे, तो हम डेली बेसिस पे एक सुबह जब उठेंगे ना, तो हमारे पास क्या होगा, एक प्लान होगा कि आज मुझे क्या करना है। तो ये बेसिकली जर्नलिंग होती है। ठीक है, एक तो आपने अपना प्लान बना लिया 50 दिन का, अब ये जर्नलिंग डेली बेसिस पे कि आप कल क्या करोगे, है ना, जो आपने कल कंप्लीट कर लिया तो आप रात में क्या करोगे, वापस से अगले दिन का प्लान करोगे। सो दिस इज लाइक डेली एंट्री, आप अपनी डेली डायरी राइटिंग करोगे कि हाँ, मेरा ट्रैक लूज तो नहीं हो रहा है ना, इफ आई एम ऑन द ट्रैक। सो प्लान योर रिविजन, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल वेस्ट लॉट ऑफ योर टाइम एनर्जी इन रैंडम थिंग्स। तो रैंडमली हमको जाना नहीं है, सोर्स फिक्स किया, है ना, और मिस्टेक्स आइडेंटिफाई किए, मिस्टेक्स पे काम करेंगे। जो सोर्सेज मान लेते हैं पढ़ा है, वेल एंड गुड, उसको रिवाइज करेंगे बार बार। जो नहीं पढ़ा है, कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज लेट से छूट गई हैं, तो विल ट्राई टू रीड देम, है ना। सो सोर्सेज को फिक्स कर लेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, वी विल नॉट रन आफ्टर सम शॉर्टकट। शॉर्टकट हो ही नहीं रहा है ना, चेयरमैन साहब ने अभी बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप शॉर्टकट नहीं चलेगा। एंड देन फाइनली, है ना, प्लान कर लिया तो अब एग्जीक्यूट करना है रोज के बेसिस पे, फोकस्ड वे में, दैट्स इट। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, अभी यूट्यूब पे खास करके, है ना, देर विल बी वेरी टू लॉट ऑफ शॉर्टकट वीडियोस, है ना, कि ये चीज ऐसे शॉर्टकट कर लो, ये है ना, देर विल बी लॉट ऑफ शॉर्टकट वीडियोस। सो अवॉइड दैट डिस्ट्रैक्शन। अगर यूट्यूब पे आपको कुछ देखना भी है तो आपकी इच्छा से होना चाहिए ना, कि मेरे को ये चीज रिक्वायर्ड है। अगर मैं कुछ टॉपिक पढ़ रहा हूँ, है ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेट से कि अगर मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, है ना, और मुझे मोशंस नहीं समझ में आ रहे ना, कि कट मोशन क्या होता है ना, कट मोशन का क्या मतलब है ना, पॉलिसी कट मोशन का क्या मतलब है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको ये मोशन समझ में नहीं आता, आप स्पेसिफिक चीजें सर्च करो और देन यू डू दैट। ऐसा नहीं कि यूट्यूब में, है ना, जो भी रैंडमली वीडियोज आ रहा है और उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, उसको आराम से बैठ के देख रहे हैं, और फिर अपना ओरिजिनल प्लान, ओरिजिनल स्ट्रेटेजी ध्वस्त कर दे रहे हैं, है ना, मेंटली, और फिर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, फिर अपना टाइम एनर्जी सब वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो विल अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, आपको सोर्सेस पता है, आपने पीवाईक्यू को एक बार वापस से देख देख लिया है ना, 69 का देख लिया, 68 का देख लिया है, आप समझ गए हो कि कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, कौन सी एनसीईआरटी नहीं इंपॉर्टेंट है, कौन से सोर्सेस से रिपीट हो रहा है। अभी तक आपको थोड़ा बहुत इन सब चीजों का आइडिया हो गया होगा। नहीं आइडिया है तो मैंने 2 वीडियो बनाए हैं प्लानिंग से रिलेटेड, है ना, प्लानिंग से रिलेटेड दोनों वीडियो प्लेलिस्ट में है 17 बीपीएससी के। ठीक है, एक तो प्लान स्मार्ट है, और एक स्ट्रेटेजी, इन द ओनली स्ट्रेटेजी यू रिक्वायर इन नेक्स्ट 60 डेज। ये 2 वीडियो आप देख लोगे तो बहुत सारी चीजें माइंडसेट वाली और प्लानिंग से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी ना। सोर्सेज के लिए अगर आपको ज्यादा आइडिया नहीं है तो जस्ट कमेंट मी, है ना, कमेंट करो आप, एंड आई विल मेक द वीडियोस फॉर दैट ना। सोर्सेज के लिए इफ यू डोंट नो कि हिस्ट्री में क्या क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं, मैंने वैसे काफी सारे वीडियोज में बता रखा है, बट स्टिल आज की डेट में अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है सोर्सेज की हिस्ट्री के लिए क्या करना है,
साइंस के लिए क्या करना है, तो मैंने वेल रिसर्च्ड सोर्सेज बता रखे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आई ट्राई टू मेक शॉर्ट वीडियोज ऑन दैट। सो दिस वाज ऑल, है ना। सो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, विल डिस्ट्रैक्शन से हम बहुत दूर रहेंगे, है ना। ये बहुत बहुत बड़ी बीमारी है ना, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया। जितना दूर रह सको अभी 50 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज रियल, है ना। 2000 सीट्स हैं, 200 SDM की सीट्स है, कॉम्पिटिशन इज वेरी रियल, है ना। और जो अपना कंपटीशन है वो यूपीएससी के क्राउड से है ना। सो बी वेरी श्योर कि यू डू ऑल द बेसिक थिंग्स राइट, किसी भी जगह मिस्टेक ना करें, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मटेरियल से आपका एग्जाम क्लियर होगा, देर इज लॉट ऑफ थिंग विच गोज इन टू द माइंडसेट एंड स्ट्रेटेजी पार्ट, है ना। आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सब धीरे धीरे आई मेक you aware of these things, and I'll make videos on these things as and when time will come. So this was all from my side, है ना। Hope I have cleared most of the things with respect to notification and the mindset and strategy. We'll start with the current affairs. April का current affairs will start from tomorrow. Okay, so that's it. Thank you everyone.